डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋणों की सीमा में की बढ़त। कृषि ऋण सीमा 2 लाख तक बढ़ी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन का अनुमान। जल कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बिहार सरकार ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य में देने जा रही है 80% की सब्सिडी पर 201 ड्रोन। राज्य की जीविका दीदियों को दिए जाएंगे ये ड्रोन। ड्रोन दीदी योजना के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने, ऊर्जा के स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करने और ऊर्जा की बचत के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिन। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हो रही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदान में बढ़ाई ठिठुरन। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी आफत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से कृषि क्षेत्र और कृषि संबंधी सहायक कार्यों के लिए ऋण और बढ़ती लागतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2 लाख रुपए तक प्रति उधारकर्ता को कृषि संबंधी सहायक कार्य सहित कृषि ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करें। साथ ही कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को जल्दी लागू करने के लिए बैंकों को कहा गया है। इसके अलावा बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिकतम पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया गया है। आरबीआई के ये निर्देश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुमान के अनुसार 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादित होगा। जल कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को 25% से घटाकर लगभग 10% तक लाया जाएगा और लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए जाएंगे। आपको बता दें कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 2050 करोड़ रुपए के कुल लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्य पालन विभाग ने विगत 4 वित्त वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 20,864.29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मत्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग ने समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस के रूप में चिन्हित किया है ताकि उन्हें जलवायु अनुकूल और आर्थिक रूप से जीवंत मछुआरा गांव बनाया जा सके।
मत्स्य पालन विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक टूना क्लस्टर का पता लगाया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने बताया कि द्वीप समूह टूना बायोडायवर्सिटी में समृद्ध है, जिसमें समुद्री और नार्टिक प्रजातियां जैसे येलोफिन टूना, सिक पैजेक टूना और बिग आई टूना शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री टूना और नेरिटिक टूना की कुल अनुमानित संभावित उपज 64,500 मीट्रिक टन है। मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना मत्स्यिकी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और मत्स्यिकी के विकास के लिए कुल 58.91 करोड़ रुपए की लागत से PMMSY के तहत अंडमान निकोबार प्रशासन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इनमें डीप सी फिशिंग वेसल्स का अधिग्रहण, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड करना, कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट स्थापित करना शामिल है। मत्स्य पालन विभाग ने इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासन के साथ मिलकर स्वराज द्वीप में एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करना था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने बताया कि द्वीपों में क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्होंने हितधारकों के परामर्श से द्वीप क्षेत्रों से सी फूड को सीधे निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जो वैल्यू चेन में मौजूदा कमियों के समाधान में सहायक होगी। MPEDA ने मछुआरों को ऑन बोर्ड टूना हैंडलिंग प्रशिक्षण देने के लिए द्वीपों में नावों के एक समूह की भी पहचान की है। और किसान खेती के कामों को कम समय में पूरा कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य में 80% तक की सब्सिडी पर 201 ड्रोन देने जा रही है। ये ड्रोन राज्य की जीविका दीदियों को दिए जाएंगे, जिससे जीविका दीदी अब ड्रोन उड़ाकर किसानों की मदद करेंगी और खेतों से अन्न पैदा करने से सहभागी भी बनेंगी। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बनेंगी। जब वे रिमोट से ड्रोन उड़ाएंगी तो गांव का दृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। योजना के तहत कृषि ड्रोन खरीदने के लिए लागत मूल्य का 80% या 8 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित स्वयं सहायता समूहों को मान्यता प्राप्त संस्थान में 15 दिनों का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कराया जाएगा। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस साल कृषि विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था अनुदानित दर पर करेगा। ये ड्रोन इन PPP मोड योजना के तहत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। मंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की मदद कर रहा है। केंद्र प्रायोजित PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना के अंतर्गत मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को शुरुआती राशि के रूप में 40,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूहों सदस्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की एकल इकाई के रूप में परियोजना लागत के 35% तक की दर से ऋण आधारित अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। 3,10,121 SHG सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 1,032.31 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसमें से 2,47,984 ग्रामीण SHG सदस्यों के लिए 810.89 करोड़ रुपए और 62,137 शहरी SHG सदस्यों के लिए 221.42 करोड़ रुपए की राशि अब तक के लिए मंजूर की गई है।
राजस्थान के बालतोरा में राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी किसानों को सौगातें और किसानों से किया सीधा संवाद और 70 लाख से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की। में राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मेलन में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक पीवीसी चेक प्रदान किए। उन्होंने आत्मा योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय कृषकों को सम्मान स्वरूप पुरस्कार राशि का वितरण भी किया। हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। किसान भारत माँ की आत्मा है, अन्नदाता है, किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ये उसका जीवन, उसका आराधना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान के जरिए भी किसान हित में MOU किए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने 5000 वन मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन योजना का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 1000 नए डेयरी बूथ को आवंटन पत्र, 100 गौशालाओं को गोकास्ट मिशन उपलब्ध करवाने का कार्य प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ संवाद भी किया। 1000 करोड़ रुपए निवेश के 2500 से अधिक MOU किए हैं। हमारी सरकार द्वारा गरीब 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण भी वितरित किया जा चुका है। और यही नहीं, आपने देखा होगा घर घर जाकर हमारे जो बीमार पशु के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहन के माध्यम से सेवाएं शुरू की गई है। किसानों ने भी सरकार का उनके बेहतरीन प्रयासों के लिए धन्यवाद जताया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ मिला है, 1 लाख रुपए बगैर ब्याज लाभ मिला है। उस लाभ से मैं गायों के लिए सारा छाण, वो सपरा वगैरह सब बना सकती हूँ। सपरा बनाने से गायों को ठंड नहीं लगेगी, इसीलिए बहुत सुविधा मिल रही है। मुझे भी मिली है, मेरे आस पड़ोस की महिलाओं को भी मैं बोलूँगी उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए और मिलेगी। भीलवाड़ा जिले में भी हमारे पास 35 ऊँट है और हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे अंकल को भी अवार्ड भी मिलेगा। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की और कृषि से संबंधित जानकारी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार और जनता दोनों ही प्रयासरत हैं। ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने, ऊर्जा के स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करने और ऊर्जा की बचत के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कारगर साबित हो रही है। देखिए देहरादून से हमारी ये रिपोर्ट। मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को महंगे बिजली के बिल से निजात दिलाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। केंद्र सरकार की इस योजना के शानदार परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई निवासियों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे उनके घरों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। देहरादून के मोहकमपुर माजरी निवासी विद्यादत्त नौटियाल ने PM सूर्य घर योजना से सब्सिडी का लाभ लेकर अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। इसकी वजह से उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। इस योजना के लाभ को देखते हुए वो अपने इलाके के दूसरे लोगों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लाभांश लगवाया है, जिससे मेरे को बिजली फ्री मुफ्त है और कुछ पैसा भी सरप्लस मेरे खाते में आता है, जिससे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। औरों को भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता हूँ कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लें और जो सब्सिडी मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाएं। देहरादून के कई लोगों ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है। इसका फायदा यह है कि बिजली का बिल शून्य आ रहा है।
ऐसे जब लगाया था तो कम से कम 2-2.5 के आसपास का पड़ा था, पर सूर्यघर योजना के बाद उसमें कुछ सब्सिडी मिल रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब तो ज़ीरो ही आ रहा है, मतलब कम ही हो गया बिल्कुल। फायदे को देखते हुए पीएम सूर्यघर योजना का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 8,962 लोगों ने इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विभाग भी प्रयासरत है। ऊर्जा निगम का लक्ष्य 3 साल में 40,000 सोलर रूफटॉप लगाना है, जबकि मार्च 2025 तक 10,000 सोलर पैनल लगाना है। इस योजना के तहत अभी तक हम लोग जो है 8,962 लोगों को सोलर रूफटॉप लगा चुके हैं। हमारा इस साल का 10,000 का लक्ष्य है, जिसमें से 8,962 तक लगे, यानी कि मार्च तक हमें 10,000 कंप्लीट करने हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जहां जनता को फायदा हो रहा है, वहीं ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने हाई पावर कमेटी से कहा है कि वो किसानों को समझाएं ताकि वो अपना प्रदर्शन हाईवे के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट कर दें या कुछ समय के लिए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दें। कोर्ट ने कहा कि कमेटी अगली ही बैठक में किसानों से इस बारे में बात करें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दें। न्यायालय ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा है कि वो खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तुरंत पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं और कहा कि उन्हें अनशन तोड़ने के लिए तब तक मजबूर न किया जाए जब तक कि जीवन बचाने के लिए जरूरी हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाए। उन्हें गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है। कोर्ट की किसानों को भी नसीहत है कि वे अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण बनाए रखें। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं ने अब देश के ज्यादातर हिस्सों को ठंड की चपेट में ले लिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय काफी तेज शीतलहर चल रही है। धूप निकलने के बावजूद ठंड बहुत ज्यादा है। अगले 2 दिन के लिए शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से दिल्ली, यूपी के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोहरा छाया रहेगा। वहीं दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। 17 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंगफली की बुआई 47,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंगफली 43,75,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 9,000 टन की कमी देखने को मिली है। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब को तना छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान बेर, आड़ू और खुबानी को फंगल संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहां फूल गोभी में काला सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान पालक, मूली, शलगम और धनिया को पाले से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। यहां इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। इनकी बुवाई के लिए खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में इस समय प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली और मटर की भी बुवाई की जा सकती है। यहां मशरूम की खेती कर रहे किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए इनके कमरों का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। उत्तराखंड में इस मौसम में गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की नर्सरी लगा लें। उत्तराखंड के नैनीताल में इस समय गेहूं की पछेती किस्मों की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में किसान राजमा की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में ही किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इनके लिए खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं उत्तराखंड के देहरादून के गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसकी सिंचाई फिलहाल रोक दें। देहरादून में किसान सरसों की फसल को एफिड से बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। एक हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि बुनियादी मूल्यों पर पनपता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा भारत के संचार क्षेत्र की जीवन रेखा बनी हुई है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी पहल है, इससे संसाधनों को काफी बचत होगी। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम समेत दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज बम की धमकी मिलने वाले ईमेल मिलने की बात सामने आई है। भारतीय वायु सेना में हथियार प्रणाली शाखा के 13 अधिकारियों का पहला बैच डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान शामिल हुआ। सीरिया में उथल पुथल के बीच सुरक्षित निकाले गए 7 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए। भारत सरकार की मदद से 7 नागरिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। 7 नागरिकों ने मदद के लिए भारत सरकार का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन बेहद सख्त है और लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर की मदद से सड़क, नालों, जलीय ढांचे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मेरठ में दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने आज सुबह मुठभेड़ में सोनू मटका को मार गिराया। दिल्ली की स्पेशल टीम ने शादरा स्थित फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर के आरोपी सोनू मटका का एनकाउंटर कर दिया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।